हेलो बच्चों। तो हमने अपने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का कौन सा वाला पार्ट कर लिया है? हमने कर लिया अपनी क्रॉप की इम्प्रूवमेंट में। और बेटा फूड रिसोर्सेज में अगर हम फूड रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रॉप थोड़ी ना आती है। क्रॉप के साथ साथ एनिमल और उनके प्रोडक्ट्स भी तो आपके फूड रिसोर्सेज में आते हैं। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे कि आपके जो एनिमल है और उनके प्रोडक्ट्स हैं उसको आप कैसे आपके फूड के रिसोर्सेज की तरह यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जो हमारा टॉपिक क्रोम क्रोम के बाद जो हमारा टॉपिक है वो आपका एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब एनिमल्स को पालना। तो एनिमल हस्बेंड्री जो साइंस है या उसकी डेफिनेशन है वो क्या है बेटा? एक ऐसी साइंस जिसमें हम रेयरिंग करते हैं, मतलब हम उन्हें पालते हैं, खाना खिलाते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको ब्रीड करवाते हैं। ब्रीड करवाना मतलब मेल और फीमेल की जो ब्रीडिंग होती है उसके बाद नए बेबीज आते हैं, उनकी डिजीज को कंट्रोल करते हैं। इस टर्म को, इस साइंस को हमें कहते हैं बेटा एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहते हैं बेटा? एनिमल हस्बेंड्री। बेटा ऐसा नहीं है कि आप एक दो भैंस पाल रहे हो तो आप एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो, आप कर रहे हो, पर ये ऑलमोस्ट उस चीज के लिए टर्म होती है जिसमें आप एक बहुत ही बड़े पैमाने पे आप जानवरों को पाल रहे हो। तो अगर आप एनिमल हस्बेंड्री करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी? आपको इनको एनिमल्स को अच्छे से खिलाना पड़ेगा, फ्रेश वाटर, गुड शेल्टर देना पड़ेगा, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, और ब्रीडिंग मतलब उनका वंश बढ़ाने के लिए उन्हें ब्रीड करवाना पड़ेगा ताकि आपके पास अमाउंट बढ़े। किसका? ऑर्गेनिज्म का, जो भी आप पाल रहे हो उसका। एनिमल हस्बेंड्री की हमें नीड क्या पड़ी बेटा? हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, खाली क्रॉप से काम चला नहीं, तो हमने सोचा भाई क्यों ना जानवरों का इस्तेमाल करके भी आपको क्या किया जा सके, बढ़ती पॉपुलेशन की जो न्यूट्रिशन है उसको पूरा किया जा सके। फिर उसके फायदे क्या क्या हैं? देखो, अगर हम भैंस पालेंगे, गाय पालेंगे तो हमें मिल्क मिलेगा। अगर हम एग प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है बेटा, कैटल फार्मिंग में यहाँ पे मुर्गी की अगर हम फार्मिंग करेंगे तो हम एग प्रोडक्शन भी ज्यादा कर सकते हैं। मीट की क्वालिटी में भी चेंज आ सकता है, अच्छी मीट की क्वालिटी मिल सकती है। कब? जब हम फिश की फार्मिंग करें, पिग की फार्मिंग करें, गोट की फार्मिंग करें। जो वेस्ट हमें मिलता है आपके एनिमल से उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, कैसे हो? मेन्योर की तरीके से हो जाए। ठीक है, अगला क्या है? अगर हम हनी बी को पालते हैं तो हमें वैक्स भी मिलेगी और हमें क्या मिलेगा? हनी भी मिलेगा। अब लिख रखा है यूटिलिटी ऑफ एनिमल, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी ऑफ एनिमल्स। यूटिलिटी मतलब एनिमल्स किस तरह के हम यूज कर रहे हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप मिलते हैं। पहले होते हैं मिल्च एनिमल, वो एनिमल जो हमें दूध देते हैं, काव, बफेलो, गोट। मीट और एग यील्डिंग एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? गोट, शिप, पिग, चिकन, डक, ईटीसी। इनसे हमें मीट मिलता है, और आपके चिकन से, डक से इनके हमें एग भी मिल जाते हैं। ड्रोट का मतलब वर्किंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो हट्टे कट्टे होते हैं, जो बोझा ढोने में काम आते हैं, जैसे हॉर्स, बुल, कैमल, डंकी, म्यूल, एलिफेंट। हेयर एंड स्किन, नोटिस करा होगा आपके पास लेदर के कपड़े होते हैं, ठीक है, बहुत महंगे महंगे लेदर के बैग्स आते हैं, और जो हेयर्स होते हैं किसी जानवर के वो भी बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो हेयर एंड स्किन के लिए जो एनिमल हम यूज करते हैं कौन से होते हैं? शिप, गोट, रैबिट, काव एंड बफेलो। बेटा शिप की जो वूल होती है, ठीक है, उसके जो हेयर्स होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, हम कोट वगैरह बनाते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव दिखते हैं। ठीक है, अगला है आपका कैटल फार्मिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आपकी कैटल की फार्मिंग करेंगे। क्या करेंगे? आपकी कैटल की फार्मिंग। कैटल फार्मिंग दो फायदों के लिए की जाती है। पहला फायदा क्या होता है बेटा? मिल्क प्रोडक्शन। दूसरा, जो हमारे पास बुल आते हैं, बुल क्या होते हैं बेटा? जो फीमेल्स होती है उनसे तो हम दूध लेते हैं, और जो मेल्स होते हैं उनका हम क्या फायदा देखते हैं? हम चाहते हैं भाई जो मेल्स है उससे हमें क्या मिले? जो ऐसा हट्टा कट्टा सा बुल मिले जो कि हमारे फर्दर बोझा ढोने में काम आ सके। तो लेबर के लिए और किसके लिए? हम मिल्क प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। इसके बाद आते हैं ब्रीड्स ऑफ कैटल। बेटा इसमें आपको इस सारे जो भी हम पढ़ते जाएंगे आगे, फार्मिंग पढ़ते जाएंगे, उसमें आपको ब्रीड्स याद करनी है कैटल की। ठीक है, देखो पहले है इंडिजीनियस ब्रीड। इंडिजीनियस मतलब जो आपकी इंडिया की है, नेटिव ब्रीड है, जैसे मिल्च ब्रीड। दूध देने वाली ब्रीड कौन कौन सी है इसमें? गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, देओनी। ब्रॉड ब्रीड मतलब ऐसी ब्रीड इंडिया में जो कि आपका बोझा उठाते हैं, नागरी, हलकारी, मालवी। ड्यूल पर्पस ब्रीड, ऐसी ब्रीड जो दोनों तरीके से काम कर सकती है, देओनी, साहिवाल, कंकरंज, थार पारकर, डांगी।
अब बता रखा है सिंपली इंडियन बफेलो की कौन कौन सी ब्रीड होती है जो हमारे इंडिया में पाई जाती है। मुर्रा, नागपुरी, मेषना, सूरती, बदावरी, नीली, रावी। यहाँ पे क्या होती है, इंडिया की ब्रीड है। अगर मैं बात करूँ बफेलो ब्रीड है बेटा, अगर मैं बात करूँ एक्सोटिक ब्रीड ऑफ मिल्च काउ, वहाँ ये कि कई बाहर के देशों में भी जो काऊ की ब्रीड पाई जाती है वो बहुत ज्यादा दूध देती है। तो मिल्च दूध देने वाली काऊ की जो एक्सोटिक ब्रीड है वो कौन कौन सी होती है, देखो होलेस्टीन, ठीक है, ये हॉलैंड की है। जर्सी, जर्सी इंग्लैंड की है। आयरिश स्कॉटलैंड की है। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की है और रेड डेनी डेनमार्क की है। इसके अलावा क्रॉस ब्रीड ऑफ काउ, क्रॉस ब्रीड का मतलब हमने एक इंडिया की काउ ले ली, एक आपकी एक्सोटिक काउ ले ली और इन दोनों का क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो एक नया बच्चा मिला। करन स्विस, करन फ्राइस, फेरिसवाल, ब्राउन स्विस साहिवाल, जर्सी सिंधी, आयशी साहिवाल, करन स्विस। नोटिस करो इसमें अपनी एक तो इंडिया की है और एक हम जो फॉरेन से लाए हुए हैं वो ब्रीड है। देखो आपको याद कैसे करनी है, आप मिल्च ब्रीड याद कर लो कोई भी दो, ब्रोड ब्रीड याद कर लो कोई भी दो, ड्यूल पर्पस ब्रीड भी कोई दो याद कर लो, ब्रीड्स ऑफ इंडियन बफेलो ये भी दो याद कर लो, एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड भी कोई भी दो याद कर सकते हो। ठीक है, अब बेटा आपने सबसे पहले ये पता लगा लिया कि आपको कैटल फार्मिंग करनी है, ठीक है, ये भी पता लगा लिया कि आपको क्यों करनी है। उसके बाद आपने ये भी पता लगा लिया कि भाई हमें कौन कौन सी ब्रीड जो है किस किस काम के लिए यूज करनी है। अब आपको अपना जो गाय को पालने वाला हाउस है वो बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी जो कैटल उनको खिलाना क्या है। देखो हमने कहा जो खाना हम अपने एनिमल को देते हैं उसे फीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फीड। फीड किस लिए चाहिए होता है, ताकि जो आपके ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनकी कैपेसिटी बढ़ जाए काम करने की, दूध देने की। ठीक है, अब इन्होंने लिख रखा है क्या तो आप कम खिलाओ या ज्यादा खिलाओ, ये दोनों चीजें ही गलत है। ठीक है, और जो आपका फीड होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रफेज, एक होता है कंसंट्रेट। मतलब भैंस या गाय को जब आप खाना खिलाते हो तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रफेज, एक होता है कंसंट्रेट। अब देखते हैं रफेज का मतलब क्या होता है। रफेज क्या होता है, रफेज में हमारे पास फाइबर्स होते हैं। ठीक है, फाइबर्स में न्यूट्रिशन क्या होता है, कम। कई बार हम ऐसे घास फूस नहीं डाल देते हैं अपने जानवरों को, उसे हम बोलते हैं रफेज। रफेज में न्यूट्रिशन कम होता है। रफेज के एग्जांपल क्या है, हे, फोडर, सीलिएज, लेग्यूम्स, बारसीम, काउपी, ठीक है, या फिर फोडर ग्रासेस। ये सब क्या है, हमारी ये सारी ग्रासेस रफेज में आती हैं और हम अपने जानवरों को फाइबर के लिए देते हैं, इनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। बात करते हैं कंसंट्रेट की। बेटा आप बिंदोले, खल बिंदोले नहीं डालते हो, ठीक है, जिस जो प्रोटीन और न्यूट्रिएंट रिच होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आपकी कंसंट्रेट। इसमें अपने दालें डाल दी, चना डाल दिया, जवार डाल दिया, टूटी हुई वो जो घास होती है ना, शानी बोलते हैं शायद, शानी तो चलो वैसी होती है, वो जो टूटी हुई घास जो होती है जिसे पानी में डाल के दलिया सा बना के दे देते हैं। पॉलिश राइस, पॉलिश डाल दिया, कॉटन सीड डाल दिया। जो आपकी खल और बिनोली होते हैं ना बेटा, उसमें आपके सीड्स होते हैं कॉटन के, ऑयल सीड केक डाल दिया। तो हम अपनी जो एनिमल है उसको दो तरह की फीड खिलाते हैं, एक रफेज खिलाते हैं। रफेज में क्या होता है आपका बेटा, रफेज में होते हैं आपके लेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कंसंट्रेट में आपके ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एनिमल फूड की जो रिक्वायरमेंट है कितने कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है, तो सबसे पहले तो अगर आपकी दो तरह के आपको फूड्स देने चाहिए आपको अपने एनिमल को। पहला जो उनकी मेंटेनेंस के लिए जरूरी हो कि भाई उनको लाइफ के अपने बेसिक फंक्शन करने हैं। दूसरा जो उनको मिल्क प्रोडक्शन में क्या करे, हेल्प करे। कई बार जैसे आपकी जो भैंस है वो मिल्क नहीं दे रही होती है तो हम उसको कुछ इस तरीके का फीड खिलाते हैं जिससे वो अच्छे से मिल्क देना शुरू कर सके। अब बेटा आपको पता चल गया तुम्हें उसे खिलाना क्या है। अब खिलाने के बाद तुम्हें उसे एक जगह तो रखना पड़ेगा ना बेटा, उसे बोलते हैं फार्म मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, फार्म मैनेजमेंट। तो फार्म मैनेजमेंट के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखो खुद ही दिमाग लगाओ आप लोग। अगर आपको फार्म का मैनेजमेंट करना है तो आपको क्या क्या दिमाग में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने जानवर को जिसे भी आप रख रहे हो उसे हीट, कोल्ड और रेन से बचाओगे। ऐसा तो नहीं है बेटा उसे बाहर खड़ा कर दोगे कि चल भाई तो अपना काम खुद कर ले। दूसरा जिस एरिया में वो रह रहा होगा वो ड्राई होना चाहिए, उसमें हवा आनी चाहिए और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए ताकि उनको बीमारी होने का खतरा कम हो। दूसरा उन्हें डे टू डे आपको सनलाइट देनी चाहिए, किसको, आपके जानवरों को। इसके अलावा बेटा उनके पानी की जो व्यवस्था है वो अच्छे से होनी चाहिए। उनका जो स्पेस होना चाहिए वो कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे आप छोटे से कमरे में 10 या 11 भैंस रख रहे हो, बेटा बीमारियों का खतरा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आपका जो
फ्लोर है जिसपे वो रह रही है, वहां पे वो अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट करती है, तो उसे भी टाइम टाइम पे आपका डिस्पोज ऑफ किसी और जगह करते रहना चाहिए ताकि वो सफाई से रह सके। इसके अलावा बेटा उनको ब्रश करना चाहिए, उनको नहलाना चाहिए। ये देखो कॉमन सेंस की बातें हैं कि अगर आप एक जानवर पाल रहे हो तो आप उसके लिए क्या क्या अच्छा कर सकते हो। अब हमारे पास आता है ब्रीड इंप्रूवमेंट, मतलब आपको सब पता चल गया, आपने पूरा फार्म डाल लिया है, लेकिन अब आपको चाहिए कि भाई मेरी जो दूध है, जो मैं दूध बेच रहा हूँ, या फिर जो मेरी भैंस है वो सबसे सही दिखे या सबसे बढ़िया दूध देती हो, तो इसके लिए आपको उसकी ब्रीड इंप्रूव करनी पड़ेगी। ब्रीड कैसे इंप्रूव करते हैं बेटा? सबसे पहले होता है नेचुरल ब्रीडिंग। नेचुरल ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं बेटा? रैंडम ब्रीडिंग, हियर पेडिग्री बुल्स आर केप्ट अलोन विद क्रेजिंग काउ। हम क्या करेंगे ब्रीडिंग के लिए? सबसे पहले नेचुरल ब्रीडिंग यूज करेंगे। जब आपके गाय और भैंस का ब्रीडिंग पीरियड आएगा तो आप क्या करो, अपने बुल को या फिर आपके जो भी मेल है उसको आप बांध दो एक जगह, और वहां पे आप आराम से भैंस और गायों को छोड़ दो जो खाना खाती घूम रही हो। तो नेचुरली जब उनका पीरियड होता है ना, ये वाला पीरियड की उनको बच्चे पैदा करने हैं, तो वो नेचुरली अपना ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा देखो ये तो रैंडम था, रैंडम मतलब कोई भी बुल लाओ, कोई भी गाय लाओ, ब्रीडिंग करा दो, नया बच्चा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंट्रोल्ड में क्या करते हैं हम बेटा? हम चाहते हैं कि हमारी जो, मान लो हमारी एक नेटिव काव है, दूध अच्छा देती है, और हमारा एक एक्सोटिक बुल है। अगर वो एक्सोटिक बुल आपकी नेटिव काव के साथ ब्रीडिंग करता है और जो बच्चे निकल के आते हैं बहुत अच्छे आते हैं, तो हम कौन सी ब्रीडिंग करते हैं बेटा? कंट्रोल्ड क्रॉस ब्रीडिंग। कौन सी करते हैं बेटा? कंट्रोल्ड क्रॉस ब्रीडिंग। इसका मतलब हमारी जो ब्रीडिंग है वो कंट्रोल्ड है। हम जानबूझ के अपनी गाय या भैंस के पास एक्सोटिक मेल को लेके आए हैं ताकि जो आपका नया बेबी आने वाला है उसमें गुण ज्यादा अच्छे हो। तो ये तो था नेचुरल ब्रीडिंग। नेचुरल मतलब जब गाय और भैंस साथ आए और एक नया बच्चा पैदा करे। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग का मतलब गाय और भैंस साथ नहीं आ रहे, हम नहीं ला सकते कोई बुल, तो हम क्या करेंगे बेटा? हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है बेटा? जो मेल होते हैं, मेल बुल, उनके स्पर्म लेके आते हैं, उनके स्पर्म को हम लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं ताकि वो मरे नहीं। अब लो टेम्परेचर पे स्टोर करने के बाद हम आर्टिफिशियली एक गन गन होती है, या फिर आप ऐसे मान के चलो ब्रीडिंग के लिए एक लंबी सी ट्यूब होती है, उस ट्यूब में सीमन, ये स्पर्म भरते हैं और आपकी फीमेल में इंजेक्ट कर देते हैं। मतलब आपको नेचुरल बुल लाने की जरूरत नहीं है। आप क्या लाओगे? स्पर्म उठा के लाओगे एक अच्छे से मेल के, उनको नेचुरली फीमेल के वेजाइना में या बॉडी के अंदर क्या कर दोगे? आप इंसेमिनेट कर दोगे, डाल दोगे। उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब एक तो नेचुरल ब्रीडिंग है, एक आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है। फायदा क्या है? फायदा यह है कि एक सिंगल बुल का अगर आप सीमन, सीमन मतलब जिसमें उसके स्पर्म होते हैं, उसको ले आए ना, तो आप अपनी डेयरी में लाके कम से कम 6 से 7 काऊ को प्रेग्नेंट कर सकते हो। तो एक बार के सीमन से 6 से 7 गांव प्रेग्नेंट हो सकती है। इसे हम बोलते हैं भाई कि हमारा फायदा हो गया, हमें एक बुल लाना नहीं पड़ा, पैसे खर्च नहीं हुए। दूसरा, हम चाहते हैं कि जो हमारी प्रोजेनी आए। देखो कई बार क्या होता है ना, मार्केट में खराब टाइप के बुल मिल रहे होते हैं, तो आप अगर एक खराब टाइप के बुल को एक अच्छे टाइप के गाय से मतलब ब्रीडिंग करवाओगे तो हमारे पास कुछ बुरे गुण आने के चांसेस भी रहते हैं। तो हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे भाई हमारे पास जो गाय आ रही है या जो बुल आ रहा है उसके गुण इतने अच्छे हो कि हम आर्टिफिशियली अपनी गाय को अगर इंसेमिनेट करें तो हमारे पास जो ब्रीडिंग है या फिर नया बच्चा है वो अच्छा है। दूसरा, अगर हम एक बार मान लो हम गए अमेरिका, हमने देखा कि भाई यहाँ तो ना डेयरी में इस मेल के स्पर्म बहुत अच्छे हैं, इस मेल किसके? बुल के। तो हम ले आए उस मेल बुल के स्पर्म को, और बेटा उसे हम कई सालों तक, मतलब आप कई टाइम तक अगर हम उसको ठंडे टेम्परेचर में -195 ऑलमोस्ट डिग्री तक आप अगर फ्रीज करके रखते हो तो वो स्पर्म जो है वो हेल्दी रहते हैं। आप हर बार अपनी गाय को सेम काइंड ऑफ बुल के स्पर्म से इंसेमिनेट कर सकते हो और हर बार आपको सेम काउ टाइप ऑफ बच्चा देखने को मिल जाएगा। अब कुछ एनिमल डिजीज बता रखे हैं बेटा। एनिमल डिजीज में क्या क्या है? सबसे पहले हमारे पास है बैक्टीरियल डिजीज, जो हमें बैक्टीरिया से होते हैं। कौन कौन सी बीमारी बेटा? एंथ्रेक्स और ट्यूबरक्लोसिस। एक याद कर लो आप, ट्यूबरक्लोसिस। वायरल की अगर हम बात करें तो काउपॉक्स, जैसे हमारा चिकन पॉक्स होता है ऐसे काउपॉक्स होता है। फंगल की अगर हम बात करें तो रिंगवॉर्म होता है। रिंगवॉर्म कैसी बीमारी बेटा? दांत जैसी बीमारी होती है, ऐसे स्किन पे इस तरीके सफेद 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 गोला सा बन जाता है। वर्म मतलब कीड़े, जो लंबे लंबे कीड़े होते हैं, उसकी बीमारी होती है स्केरियासिस। बेटा कभी भी कीड़ा नहीं जाता। मान लो आपके जो फूड था, जो आपकी काऊ ने खाया है, उस पे कीड़े के एग थे, वर्म के एग थे, और ये फूड खाया गया। अब ये एग जाएंगे आपकी फीमेल में, आपके वर्म्स का रूप ले लेंगे।
ठीक है ना। तो देखो बेटा, आज के लिए मैंने आपको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाया है, ध्यान से एक बार ये पढ़ लेना, इसके नोट्स बना लेना। बेटा ये आपको ना लाइन टू लाइन याद करना ही पड़ेगा, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो समझने की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है। ठीक है ना बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा, थैंक यू।